अरबी बैली डांस का शौकीन था। मैं भी बैली डांस करना जानती थी। एक रोज़ कहने लगा, अगर तुम मुझे बैली डांस करके दिखाओ तुम्हें 1 लाख रियाल दूंगा। मैंने अरबी से टाइम मांग लिया। काफ़ी सोचने के बाद अरबी को बोला, ठीक है, 1 लाख रियाल लूंगी। अरबी बोला, मंजूर है। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। उस रात अरबी ने मैंने जब से होश संभाली थी, मुझे नाचती गाती लड़कियां किसी तितलियों की मानिद लगती थी। मुझे डांस करने का, नाचने गाने का बहुत शौक था। जबकि हमारे मोहल्ले में किसी की शादी आती, मैं वहां पर लाजमी होती थी। मेहंदी पर शादी की रौनक लगाना मेरे बगैर मुमकिन ही नहीं था। मैं जब गानों पर रक्स करती तो मोहल्ले वालों के मुंह खुले के खुले रह जाते थे। हमारे मोहल्ले के लड़के तो बाकायदा मेरा डांस छतों पर जाकर छुप छुप कर देखते थे। मैंने किसी से भी डांस क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन मेरे शौक का ये आलम था कि मैं बेहतरीन रक्कासा में से एक थी। एक बार मैंने बैली डांस देखा, क्योंकि मुझे रक्स करने का, नाच गाने का बेहद शौक था। फिर जैसे ही मैंने बैली डांस देखा तो वह डांस मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा था। मैंने सोचा था मैं सीखूं और अपनी दोस्त की शादी पर यही रक्स करूंगी, क्योंकि मैं सब में मुनफरीद नजर आना चाहती थी। अभी कल ही तो मेरी दोस्त मुझे अपनी शादी का कार्ड देकर गई थी। 8 दिन थे मेरे पास और इतने दिनों में मुझे ये रंग सीख कर सबको हैरान कर देना था। अपना कमरा बंद करके मैंने जैसे ही इस डांस के स्टेप सीखने शुरू किए। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ही मुश्किल हुई, क्योंकि यह आम डांस से कदर मुख्तलिफ था। मेरा ताल्लुक एक मुस्सद घराने से था, बल्कि ये कह लें कि अपनी गुर्बत पर सफ़ेद पोशी की चादर चढ़ा रखी थी। अब्बा छोटी मोटी नौकरी करते थे। अब्बा की तनख्वाह पहले ख़त्म हो जाती थी और महीना बाद में हम सिर्फ 3 बहनें थी। भाई कोई नहीं था और इस बात का कलंक मेरे वालिद से ज़्यादा मेरी वालिदा को बहुत था। कहती थी कि बेटा होता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनता, तुम तीनों तो मेरे सर पर बोझ बन गई हो। अम्मा के हर वक्त के ताने सुनकर मैं तो तंग आ गई थी। शुरू शुरू में मैं स्कूल में बड़े इम्तियाज नंबरों से पास होती थी, लेकिन अम्मा मुझे यही कहती कि तू जितनी मर्जी अच्छे नंबर लिया, डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन मुझे तेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। अरे जाना तो तूने ढेर भर जहेज लेकर ही है। अम्मा की ऐसी दिलकशिता बातें से तंग आकर मेरी दिलचस्पी पढ़ाई से बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। जब भी मैं टीवी पर नाच वाली लड़कियां देखती तो मेरी तवज्जो उन पर बढ़ने लगी। मैंने खुद ब खुद हाथ और पाँव गानों की धुनों पर हरकत करने लगते थे। मैं आंखें बंद करती तो उस रकासा में खुद को देखने लगती। फिर ऐसे ही मैंने हल्का हल्का सा रक्स सीखना शुरू कर दिया। पूरा बदन तो गोया रक्स में नहा रहा था और फिर देखते ही देखते मैंने नाचने में महारत हासिल कर ली। इंडियन पाकिस्तानी गानों पर जब मैं रक्स करती तो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती। तवज्जो उस गानों के बोलों पर होती और उसके मुताबिक मैं अपने हाथ पांव लहराती, अपनी कमर लचका और बहुत से दिलों को जीत लेती थी। मेरा रक्स देखने वाले अपनी आंखें झपकना भूल जाते थे। अक्सर तो मैं जब भी मोहल्ले की शादी में रक्स करती तो लड़कियों की माएँ खुश होकर मुझे ऐसे दाद देती। पहले पहले तो मैं इनकार कर देती, लेकिन वे कहते हैं ना कि तुमने तो महफिल ही जीत ली है, ये पैसे रखो, कभी 500, कभी 600, कभी कभी तो 1000 भी मिल जाता। इन पैसों का मैं अम्मा को नहीं बताती थी, बल्कि अपने पास रखती थी। कभी कभी अम्मा से छुपकर पिज़्ज़ा मंगवा कर खुद भी खाती और अपनी छोटी बहनों को भी खिलाती थी। मुझे पैसों की भी लालच होने लगी थी। अब तो मैं जब भी मोहल्ले की किसी शादी में जाती तो पैसे पहले ही तय कर लेती और 5-6 हजार शादी पर मैं इकट्ठे कर लेती थी। इस बात से मेरे अम्मा और अब्बा दोनों ही अनजान थे, लेकिन ये बात भी ज़्यादा देर तक पोशीदा नहीं रह सकी। जब मैंने अपनी दोस्त की शादी पर बेली डांस किया तो किसी ने शरारत में मेरी इस डांस की मूवी बना ली और इसे सोशल मीडिया पर लगा दिया। जैसे ही मेरी वीडियो और मेरा रक्स लगा, वह वीडियो वायरल हो गई। मैं घर बैठे बैठे एक मशहूर रक्कासा हो चुकी थी। मेरी वह वीडियो टिक टिक देख कर वाह वाह कर रहे थे और मैं अम्मा से जूतियाँ खाकर हाय हाय कर रही थी। कहने लगी, अब तूने ये काम शुरू कर दिया। मैंने अम्मा को बहुत समझाया कि अम्मा, मैंने सिर्फ पीता की शादी पर रक्स किया था, जैसे कि अक्सर सहेलियाँ अपनी सहेली की शादी पर नाच गाकर उसकी शादी पर रौनक लगाते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। मुझे नहीं पता था कि किसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है। लेकिन मेरी माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। कहने लगी, अब ये जो बदनामी हमारे सर पर आ गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। अब्बा भी मुझसे बहुत नाराज से कहने लगे, तुमने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। मैं तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करता हूँ और 2 दिन से मस्जिद जाते हुए कतरा रहा हूँ। इमाम साहब और आला मोल्ला मुझसे 100 सवाल करेंगे, क्योंकि मेरे डांस पर लड़कों के बेहुदा कमेंट्स आए थे। बाज़ लोगों ने तो मेरी बेली डांस को कॉपी करके भी शोहरत हासिल करनी चाहिए। किसी ने मुझ पर फतवे लगाने शुरू कर दिए कि ऐसी लड़की के मुँह से का
बिगाड़ है, उन पर एक्शन लेना चाहिए। मोहल्ले के लोग भी मेरे वालिद को बातें सुनाने लगे। अब्बा लोगों का सामना करने से कतराने लगे। मैं कॉलेज जाती तो लड़के मुझ पर फिक्रे कसने लगते। बार बार मैं आगे पीछे उसी डांस को करने की कोशिश करती। उसकी वीडियो वायरल हुई तो बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा था, क्योंकि मैं बदनाम होकर रह गई थी। हमारे घर में ये सब बातें मायूस समझी जाती थी, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल बेकसूर थी। हाँ, ये है कि मैंने अपनी 10 से 10 डांस के लिए 5,000 लिए थे, लेकिन बदनामी तो मुफ्त में ही मुझे मिल चुकी थी। एक दिन तो चैनल वाले मेरे घर पहुंच गए, कहने लगे हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, हम अपने चैनल पर लगाना चाहते हैं। उस दिन तो अम्मा अब्बा हैरत से आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे और मैं उनकी तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देख रही थी। अगर वे कहें तो मैं इंटरव्यू भी दे दूं। जो होना था वह तो हो ही चुका था। बार बार इसरार कर रहे थे कि इस इंटरव्यू के वे अच्छे खासे पैसे भी देंगे। पैसों को सुनकर मेरी वालिदा और वालिद दोनों ही कुछ नर्म पड़ गए थे। उन्होंने 1 लाख का कहा था। मेरी वालिद ने इजाज़त दे दी। मैं बड़े खुश होकर इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गई। लोग इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में खड़े थे और फिर मुझे स्टेज पर बुलाया गया। कोई मुझसे डांस की फरमाइश कर रहा था, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था। जहाँ पे मैंने खुलकर डांस किया और जितने भी लोग वहाँ पर इस डांस को देखने के लिए आए, सबकी तालियों की गूंज ने मुझे बजाय शर्मिंदा होने के मजीद खुश कर दिया। वह शो लाइव चल रहा था, पूरी दुनिया में देखा जा रहा था। मैं देखते ही देखते मशहूर हो गई। जब घर लौटी तो परेशान थी कि कहीं मेरे माँ बाप मुझ पर गुस्सा ना हो। मुझे शो की इंतज़ाम की तरफ से बड़ी गाड़ी घर तक छोड़ने आई थी। घर में दाखिल हुई तो मेरी माँ मुस्कुरा कर मुझे देखने लगी, कहने लगी तुझे तो हम टीवी पर देख रहे थे, कैसे डांस देखकर लोग तालियां बजा रहे थे। अब्बा का मूड भी अब खुशगवार हो गया था। मैं भी खुश हो गई। चैनल वालों की तरफ से एक चेक मिला था। अम्मा ने वे चेक लेकर अब्बा को थमा दिया और अब्बा ने 1 लाख निकलवा कर अम्मा के सामने किया तो दोनों ही आंखों में चमक थी, पैसों की चमक, क्योंकि शायद पहली बार एक साथ उन्होंने इतनी बड़ी रकम देखी थी। वे 1 लाख रुपए हम गरीबों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। पैसों को देखकर मेरे माँ बाप का मुझ पे काफ़ी हद तक बदल चुका था। अब तो अगर मोहल्ले की कोई औरत या मर्द कोई बात सुनाने के लिए घर के दरवाजे के बाहर आता, मैं किसी महफिल में मेरी माँ को कोई टोकना चाहता तो मेरी माँ तो उससे हाथापाई तक चली जाती थी, उसे बातें सुनाती। धीरे धीरे लोगों ने खुद ही इस बात को कबूल कर लिया था। मुझे एक लड़की ने बताया कि तुमने लगी मेरी पहली वीडियो वायरल हो चुकी थी। लोग तो मेरी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। कोई मुझसे शादी करने का कह रहा था, कोई मुझसे दोस्ती का, और कुछ लोग मुझे जरा मजहबी भी लग रहे थे। मगर खैर, मैंने इन सब बातों से बहुत आगे निकल चुकी थी। एक रोज़ मेरे उसने दोबारा मुझे मैसेज किया, जिसमें वह मुझे काम की ऑफ़र कर रहा था। कहने लगा कि सऊदी अरब में बैली डांस बहुत मशहूर है, बड़े बड़े शेख और उमरा इस डांस के पीछे पागल हैं। तुम तो बड़ी बड़ी अरबी हसीनाओं को भी पीछे छोड़ चुकी हो। अगर तुम मेरे साथ मिलकर यहाँ पर ये काम करो तो तुम पाकिस्तानी लाखों रुपए कमा सकती हो। उसने मुझे तमाम तर मालूमात बताई, यह तक कह दिया कि वीज़ा, टिकट सब कुछ उसकी तरफ से होगा। मैं तो खुश हो चुकी थी, मुझे रियाल में पैसे मिलने वाले थे। मेरी खुशी की तो कोई इम्तिहान ना रही। मैं दिल ही दिल में दुबई जाने के सपने देखने लगी। इस बारे में जब मैंने अपनी माँ बाप को बताया तो वे खामोश हो चुके थे। माँ कहने लगी, यहाँ तक तो ठीक था, तुम मशहूर हो गई हो, वह भी ठीक है, तुम्हें 1 लाख रुपए मिल गया तो चलो हमारे किसी काम आ जाएगा। मगर जब हम तुम्हें दुबई नहीं भेज सकते, अरे अकेली लड़की हो, जवान जहान हो, कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या होगा। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पर मुझे रियाल में एक शो के पैसे मिलेंगे तो जो पाकिस्तानी लाखों रुपए बनते हैं, तो मेरी माँ की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कहने लगी, ठीक है, हम सोच कर बताएंगे। जानती थी कि मेरे माँ बाप के मन में लालच जाग चुका है। भला कौन इतने पैसों को और इस ऑफर को ठुकराएगा, और फिर पैसा चीज़ ही ऐसी है। अगली सुबह मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, तुम दुबई जाने की तैयारियां करो, तुम्हारे अब्बू मान चुके हैं, शायद इसी तरह ही हमारी गरीबी छूट सकती है। तो ठीक है, मैं तो खुशी खुशी अपनी पैकिंग करने लगी। मेरी बहनें और माँ बाप सभी खुश थे। चंद ही रोज़ बाद मैं अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद दुबई पहुंच चुकी थी। उस अरबी शख्स ने मुझे अपनी तस्वीर भेज रखी थी, जिसे मैं एयरपोर्ट पर पहुंची तो वह मुझे पहचान चुका था। उसने मुझसे मुसाफा किया और फिर एक बड़ी सी गाड़ी में मुझे बैठा कर ले जाने लगा। बुलंद बाला इमारतें और दुबई की खूबसूरती देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेली डांस मुझे यहाँ तक ले आएगा। वो मुझे एक फ्लैट में ले गया और कहने लगा, तुम अब यहीं रहोगी, कुछ देर आराम कर लो, जो खाना पीना है बता दो। मैं जो मंगवा सकती थी ऑर्डर करके मंगवा लिया और जितना खा सकती थी खा लिया, क्योंकि सब कुछ सच में मुझे बहुत मज़े का था। इसके बाद वे वहाँ से चला गया और मैं स्प्रिंग वाले बेड पर लेट गई। शाम को उठी तो मुझे तैयार करने के लिए वहाँ पर ब्यूटिशियन और डिज़ाइनर आ चुकी थी। जो लिबास उसने मेरे लिए मुंतखाब किया
वह एक पल को देखकर मैं कांप गई। वह लिबास इंतहा बेहुदा था। कम से कम मैं तो ये लिबास नहीं पहनने वाली थी। मैंने वहां पर खड़ी लड़की से कहा कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनने वाली। मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं मैं इन्हीं में बेली डांस करूंगी। उसने उस पल मोबाइल पर नंबर मिलाया, उस अरबी को वहां पर बुला लिया। उसने अरबी ज़बान में उस शेख को इस बात के बारे में बताया जो मुझे कहने लगा कि आप कैसी बात कर रही हैं। आपने अगर बेली डांस करना है तो आप इस तरह के लिबास पहन कर ही कर सकती हो। अगर आप ये लिबास नहीं पहन सकती तो माजरत के साथ आपको फिर यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। जब तक ये लिबास नहीं होगा तो बेली डांस में चमक नहीं आएगी। मैं तो शशपंच में मुब्तला हो चुकी थी कि आखिर क्या करूँ। ना चाहते हुए भी मैंने वे लिबास लिया और मैं उसे पहनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उस अरबी शेख के सामने बाहर जाऊंगी, मगर खैर लालच तो मेरे सर पर सवार था। पैसों की लालच, और पैसों के लालच में तो मैं कुछ भी करने को तैयार थी। मैं उसी लिबास में बाहर आई और उस हॉल नुमा कमरे में प्रोग्राम शुरू किया और मैं बेली डांस करने लगी। मेरा ध्यान ना ही उस अरबी पर था और ना ही उस कमरे में मौजूद रिकॉर्डिंग पर, बल्कि मैं तो बस गाने के बोल पर नाचे जा रही थी। वे मुझ पर पैसे लुटाते जा रहा था। आखिर मैंने उसे मुझे 1 लाख रियाल दिया। वे रिकॉर्डिंग उसने उसी वक्त उस अमीर शेखजादे को भेजी थी जिसके बाद कई महफिलों में मुझे पहली डांस करने के लिए बुलाया गया। पहले पहल तो मैं थोड़ी झिझक थी। मर्दों के सामने डांस करना मेरे लिए मुश्किल था, मगर फिर मुझे इन सब की आदत होने लगी और मैं लाखों रुपए कमाने लगी और वे लाखों में अपनी माँ को भेजने लगी। मेरे माँ बाप इन पैसों से नया घर बना चुके थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। मैंने ये सोच रखा था कि मैं हमेशा ये काम नहीं करूँगी, क्योंकि बहरहाल भले ही मैं अब एक मशहूर बैली डांसर हो चुकी थी, मगर यह काम अच्छा नहीं था। मैंने इस मर्तबा जब 20 लाख रुपए पाकिस्तान भेजे तो माँ से कहा कि अब्बा को बोले इन पैसों से कारोबार शुरू कर ले, मगर माँ कहने लगी तू पागल तो नहीं हो गई? भला कौन सा कारोबार है जो हमें इतने पैसे देगा? तेरा बाप इस उम्र में कहाँ कारोबार करता फिरेगा? तू कमा तो रही है हमारा बेटा बनकर। माँ मुझे चिकनी चुपड़ी बातें सुनाने लगी। मैं भी उस वक्त खामोश हो गई। मैंने आज तक बेली डांस के दौरान किसी शख्स को अपने करीब नहीं आने दिया था। वहाँ पर अक्सर शादीशुदा और महफिल ही हुआ करती थी। डांस के और भी स्टेप सीख चुकी थी, इसलिए जब मैं स्टेज पर आती तो लोग वाह वाह करते नहीं थकते थे। पैसों का तो ढेर लग जाया करता था और मैं मजीद मगरूर होती चली जा रही थी कि जब एक रोज़ वह भी मेरे पास आया और कहने लगा आज रात एक ख़ास पार्टी है, अरबपति लोग हैं, तुमने इनके सामने बेली डांस करना है जिसके तुम्हें 5 लाख रियाल मिलेंगे। 5 लाख रियाल सुना तो मैं हंसी में कहने लगी कि ये प्राइवेट पार्टी है, मैं 5 लाख नहीं बल्कि 8 लाख रुपए लूँगी। वो शेख मान गया और कहने लगा कि हाँ क्यों नहीं, तुम 8 लाख ही ले लेना, वो तुम्हें 8 लाख क्या 10 लाख भी दे देंगे। ये सुनकर मैं खुशी खुशी इस पार्टी में चली गई। मुझे लगा था कि यहाँ पर खवातीन भी होंगी, मगर यहाँ पे तो सिर्फ मर्द थे। जब मैंने डांस करना शुरू किया तो वे एक कमरा था जहाँ पर बिस्तर भी लगा हुआ था। शेख सामने बैठे हुए थे और उनके सामने कांच की बोतलें खुली हुई थी। गिलास पर गिलास पीते चले जा रहे थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और मैं उनके सामने डांस करती जा रही थी। तभी 2 अरबी उठकर आए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं डांस रोक चुकी थी, उन्हें खुद से दूर करने लगी, वो मगर मुझ पर काबिज हो चुके थे। मैं चिल्लाने लगी, उस अरबी को बुलाने लगी जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था, मगर वह भी वहाँ से जा चुका था। उस रात में हार गई थी। वे 8 अरबी मुझसे अपने पैसे वसूल कर चुके थे। भले उनके लिए बहुत मामूली रकम थी, लेकिन मैं अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। अपनी सबसे कीमती चीज़ में रो रही थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे जब वो अरबी मुझे कह रहा था कि ऐसे कामों में इतना तो हो ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम नाचती भी तो हो, अगर ये काम कर लिया तो क्या हुआ, देखो उन्होंने तुम्हारे लिए 10 लाख रियाल भी दिए हैं। वे पैसे मेरे सामने पड़े थे। वहीं पाकिस्तान में मेरी माँ भी मुझे कह रही थी कि देख बेटा, तू शादी करने के ख्वाब तो छोड़ ही दे, शादी तो अब सिर्फ तेरी बहनों की होगी। अरे हमारे खानदान में तुम नाचने वाली को भला कौन अपनाए? हर कोई शरीफ और पर्देदार लड़की ही चाहता है और तू तो वो रही ही नहीं। तुझे अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वरना तेरी बहनों के रिश्ते में रुकावट बनना शुरू हो जाएगा। तेरा काम बस पैसे कमाना है, खुद भी वहाँ पर ऐश कर और हमारी ज़िंदगियाँ भी खुशियों से भरती रहे। अपनी माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपनी माँ को बताना चाहती थी कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, मगर अम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो चुकी थी। मुझे पछतावा होने लगा जब मैंने पढ़ाई की जगह नाच गाने को पसंद किया था। मैं गाँव में शादियों पर जाकर नाचा करती थी। ना मैं नाचती और ना ही आज ये नौबत आती और ना ही मैं यहाँ तक पहुँच पाती, मगर वह कहते हैं ना कि दिल पर स्याही जम जाए तो इंसान को कुछ अच्छा बुरा नहीं लगता। एक मर्तबा ही कोई बात बुरी लगती है, फिर धीरे धीरे इंसान आदी हो जाता है। जब मेरे माँ बाप को मेरी इज्जत से कोई सरोकार ही नहीं था तो मैं ढीठ बन चुकी थी। जब भी बेली डांस की ऑफ़र आती तो मुझे साथ यही बता दिया जाता था कि वे शेख तुम्हारे साथ जो भी करे वह तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है।
मैं भी वे मुंह मांगे दाम रखकर उस अरबी के साथ नाचने के लिए चली जाया करती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता चला गया। मेरी कीमत लाखों से करोड़ों में चली गई। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फिर इन पैसों से मैंने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च कर लिया, जिससे मुझे इजाफे आमदन हो रही थी। लेकिन इस सारे अरसे में मेरी माँ की एक बात सच साबित हुई थी। मुझसे कभी किसी ने शादी की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। हर कोई मुझसे जी बहलाना चाहता था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब मुझे बहुत सी चीज़ों को भी समझ आ चुकी थी। मेरे साथ हर वक्त मेरे बॉडीगार्ड होते थे, किसी की मजाल ना थी कि कोई मेरे साथ कुछ कर सके। मेरा पैसा अब सर चढ़कर बोल रहा था, क्योंकि अब दुबई में बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा में भी मैं पार्टनर बन चुकी थी। शादी का ख्याल मैंने दिल से निकाल दिया। मैं दोबारा कभी पाकिस्तान लौट कर नहीं गई। मेरा पैसा हर मिनट हर पल दुगना होता चला जा रहा था, और यही मेरी ख्वाहिश भी थी। धन्यवाद दोस्तों।